everyone, welcome back to SWA Education. Myself Radha, and today we are going to discuss about lipid metabolism, structure, classification and biosynthesis of lipid. And this is lecture number 9. 8 lecture already upload हो चुके हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, so you can access those lecture from the playlist. And these lecture are mainly beneficial for the aspirant who are going to prepare for Rajasthan and Haryana Food Safety Officer exam. सो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म और कैलोरीफिक वैल्यू ये डिस्कस कर लिया था. एज वेल एज हम लोगों ने विटामिन्स एंड देयर टाइप्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिए हैं. आज हम लोग लिपिड को टारगेट करेंगे. सो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग आज कवर कर लेंगे इस लेक्चर में. सो आज हम लोग लिपिड का क्लासिफिकेशन, बायोसिंथेसिस, स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म ये देखेंगे. सो लिपिड क्या होता है? लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनका कॉम्बिनेशन होता है. सो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों से क्या बनता है? लिपिड बनता है. और फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड जो है इसके स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है एज वेल एज एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. हाइड्रोकार्बन चेन कैसे? जैसे CH2, 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 CH2 ये हो गया हाइड्रोकार्बन चेन. इसके अलावा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा यानी COOH. सो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन चेन प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फैटी एसिड बनाते हैं. और फैटी एसिड जो हैं ये दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे CH2, CH2, COOH ये हो गया हाइड्रोकार्बन चेन और ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो ये क्या हो गया अपना फैटी एसिड. और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है? ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड. क्लियर? और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता सो ये क्या हो जाता? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाता. क्लियर? सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के. सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? लोरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड. लोरिक एसिड जो है ये 12 कार्बन कंटेनिंग होता है. माइरिस्टिक एसिड 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड होता है. पाल्मेटिक 16 कार्बन कंटेनिंग और स्टेरिक 80 कार्बन कंटेनिंग. और सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है सैचुरेटेड, एक है फैटी एसिड. फैटी एसिड यानी हाइड्रोकार्बन चेन प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप. और जब उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड. और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? ओलिक एसिड, पाल्मेटोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनोइक एसिड. ओलिक एसिड 18 कार्बन कंटेनिंग होता है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन नंबर 9 पे. पाल्मेटोलिक पे 16 कार्बन कंटेनिंग होता है, एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन नंबर 9 पे. लाइनोलिक 18 कार्बन कंटेनिंग, दो डबल बॉन्ड होंगे 9th और 12th कार्बन पे. लेनोलेनिक 18 कार्बन कंटेनिंग होगा, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. और एराकिडोनिक एसिड जो है 20 कार्बन कंटेनिंग विद 4 डबल बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट होंगे. सो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें कार्बन नंबर 9 के बाद में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे लिनोलिक में कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 12 यहाँ पर डबल बॉन्ड है. लेनोलेनिक में भी 9, 12 और 15 कार्बन पे डबल बॉन्ड है. और एराकिडोनिक में भी 5, 8, 11 और 14 पे है. यानी यहाँ पर लिनोलिक और लिनोलेनिक ऐसे हैं जिनमें कार्बन नंबर 9 के बाद भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. सो ऐसे जो फैटी एसिड हैं वो असेंशियल फैटी एसिड हैं. हमारा बॉडी उन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकता,
सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि असेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से हैं। हमें पता है कि असेंशियल यानी कि हम लोगों को डाइट में लेने की रिक्वायरमेंट है, हमारा बॉडी बाय ओन उनको प्रिपेयर नहीं कर सकता। सो ट्रिक क्या है याद रखने की कि 9th कार्बन के बाद भी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे फैटी एसिड जो हैं वो असेंशियल फैटी एसिड हैं, दैट इज लिनोलिक एंड लेनोलेनिक, राइट। सो हम लोगों ने देख लिया कि फैटी एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिलके बनता है। इसके अलावा हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिए कि सैचुरेटेड का क्या एग्जाम्पल होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या एग्जाम्पल होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है सिस और ट्रांस फॉर्म में। सिस फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है, जैसे CH3 सेम साइड है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी सेम साइड है, सो ऐसे जो फैटी एसिड हैं वो होंगे सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे CH3 जो है इसके साथ में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ऐसे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड हम लोगों को डाइट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो वो असेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड हैं। असेंशियल फैटी एसिड को डाइट में लेने की नीड है, असेंशियल है हमारे बॉडी के लिए क्योंकि हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए लिनोलिक एंड लिनोलेनिक। नॉन एसेंशियल, जैसा नाम है इसका नॉन एसेंशियल, यानी कि ये असेंशियल नहीं है डाइट के थ्रू लेने के लिए क्योंकि हमारा बॉडी इनको बाय ओन प्रिपेयर कर सकता है। सो हम लोगों ने ये देखा था कि लिपिड जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं। फैटी एसिड का हम लोगों ने देख लिया कि फैटी एसिड जो है इनका स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिलके बनता है। और फैटी एसिड दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया सिस और ट्रांस का। देन आता है ग्लिसरॉल। सो यहाँ पर लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या अल्कोहल से मिलके बनता है। सो यहाँ पर ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये क्या कंटेन करके रखेगा, ये कंटेन करके रखेगा ग्लिसरॉल। सो यहाँ पर ये देखो CH2 एंड OH यानी अल्कोहल प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। और यहाँ पर COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और R1 R2 R3 ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन का रिप्रेजेंटेशन है। और हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोकार्बन चेन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फैटी एसिड बनाते हैं। सो जब यहाँ पर वाटर का रिमूवल होगा, कैसे, COOH का OH और ग्लिसरॉल में OH का H, जब ये वाटर यहाँ से रिलीज होगा तो यहाँ पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड इनके बीच का जो बॉन्ड होगा इसको बोल देते हैं हम लोग एस्टर बॉन्ड। क्लियर। सो अगर हम लोग लिपिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं, एक होते हैं सिंपल लिपिड, एक होते हैं कंपाउंड लिपिड, एक होते हैं डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड क्या होते हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड। इसको एस्टर ऑफ फैटी एसिड क्यों बोला गया, हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देखा। यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड प्रेजेंट है। जब यहाँ पर वाटर का रिमूवल हुआ सो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड बना, इसलिए हम लोग लिपिड को क्या बोल सकते हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड। क्लियर। सिंपल लिपिड के अंदर हम लोग ट्रू फैट और वैक्स के बारे में देखते हैं। वैक्स क्या होता है, एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ अदर ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे।
इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, लिपोप्रोटीन। अगर आप लोगों को डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है सो ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड है यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड इनके बारे में। सो कंपाउंड लिपिड जो है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड और लिपोप्रोटीन में। फोस्फोलिपिड यानी फॉस्फेट और लिपिड, यानी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है फॉस्फेटिडिक एसिड, लेसिथिन, सिफाइलिन, प्लाज्मोजीन और स्फिंगोमाइलिन। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट मोइटी प्लस लिपिड, जैसे यहाँ पर देखो फॉस्फो प्लस लिपिड। और हमें पता है कि लिपिड कैसे मिलके बनता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया है। इसके साथ में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तब बोला जाता है फॉस्फोलिपिड। इसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट मोइटी ऐड है तो इसको बोला जाएगा ग्लाइकोलिपिड। इसके साथ में अगर स्फिंगोसिन ऐड है तो इसको बोला जाएगा स्फिंगोलिपिड, राइट। एक होते हैं डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन रिंग प्लस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। सो फैटी एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है, पहले लोकेशन देख लेते हैं। एनिमल्स में साइटोसोल में देखने को मिलती है फैटी एसिड की सिंथेसिस, और प्लांट में कहाँ पर देखने को मिलती है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलती है। क्लोरोप्लास्ट में भी स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रोमा में देखने को मिलती है। फैटी एसिड का सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। और एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ फॉर्म होता है, अगर आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट के बाद में फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करता है, टीसीए साइकिल में किससे मिलता है, ऑक्सैलोएसीटेट से मिलता है, क्योंकि ऑक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन कंटेनिंग है और एसिटाइल कोएंजाइम में जो है ये 2 कार्बन कंटेनिंग है। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, ये दोनों मिलके सिट्रेट बनाते हैं। सिट्रेट से फिर आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनेट, इस तरीके से ये टीसीए साइकिल चलता है। सो से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में जो है ये स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। किस तरीके से सिंथेसिस होती है, एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये है साइटोसोल। हम लोगों ने क्या देखा कि फैटी एसिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है एनिमल्स में, और फैटी एसिड की सिंथेसिस एसिटाइल कोएंजाइम से स्टार्ट होती है, और एसिटाइल कोएंजाइम का लोकेशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी कि अगर हम लोगों को फैटी एसिड का सिंथेसिस करना है, एसिटाइल कोएंजाइम का लोकेशन हम लोगों ने यहाँ से देखा कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, और हम लोगों को फैटी एसिड बनाने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फैटी एसिड बनता कहाँ है, साइटोसोल में। साइटोसोल में, इसका मतलब हम लोगों को एसिटाइल कोएंजाइम को कहाँ भेजना पड़ेगा, साइटोसोल में भेजना पड़ेगा। और जब ये साइटोसोल में चला जाएगा तब वहाँ पर फैटी एसिड का सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो किस तरीके से इस एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में भेजा जाता है, ये देखो। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है जिसमें मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है, और ऑक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। और जब ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम से मिलता है, सिट्रेट बनता है। ये अगर आप लोगों ने मेरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का क्लास देखा होगा ये आपको पता होगा। सो एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है ये 2 कार्बन कंटेनिंग है, ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट बनता है, और ये सिट्रेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में जाता है।
और साइटोसोल में इस सिट्रेट को ब्रेक किया जाता है सिट्रेट लाइएज एंजाइम के हेल्प से, और वहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम को निकाल दिया जाता है, और जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये वापस से मैलेट के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में वापस आ जाता है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है जो साइटोसोल में पहुँच गया है, ये क्या स्टार्ट कर देता है, फैटी एसिड के सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है। अब फैटी एसिड हमें पता है सैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है। सो इस तरीके से ये जो शटल सिस्टम है चलता रहता है। सो इसको एक नाम से जाना जाता है एसिटाइल कोएंजाइम शटल सिस्टम। क्लियर? सो ये यहाँ पर फैटी एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है ये यहाँ पर बताया गया है। हमें पता है कि पाइरुवेट से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ पर पहुँचता है, साइटोसोल में। एसिटाइल कोएंजाइम शटल सिस्टम के हेल्प से देन यहाँ पर क्या स्टार्ट होता है, फैटी एसिड का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, जहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज क्या बनाता है, मेलोनिल कोएंजाइम बनाता है। बस यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। देन यहाँ पर बाइकार्बोनेट जो है यहाँ से कार्बन को लिया जाता है। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। अभी 2 कार्बन कंटेनिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन कंटेनिंग में, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलोनिल कोएंजाइम ए में। देन ये जो मेलोनिल कोएंजाइम ए है, मेलोनिल कोएंजाइम ए है जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये एसाइल कैरियर प्रोटीन से मिलता है और क्या बना लेता है, मेलोनिल ACP यानी एसाइल कैरियर प्रोटीन बन जाता है, और यहाँ से फिर फैटी एसिड का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। क्लियर? सो आप लोग को इतना ही ध्यान रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आता है फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म। सो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हो सकता है, अल्फा ऑक्सीडेशन के थ्रू हो सकता है, ओमेगा ऑक्सीडेशन के थ्रू हो सकता है। जो मेन आता है वो है बीटा ऑक्सीडेशन। इसका लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखने को मिलता है। अल्फा ऑक्सीडेशन कहाँ देखने को मिलता है, मैमेलियन ब्रेन में और लिवर में। ओमेगा ऑक्सीडेशन कहाँ देखने को मिलता है, लिवर में। देन यहाँ पर एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होंगे बीटा ऑक्सीडेशन में, जो रिक्वायर्ड एंजाइम होंगे वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगे। और जब बीटा ऑक्सीडेशन रन होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में और एसाइल कोएंजाइम में। बस आप लोग इस चार्ट को ध्यान रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, कि बीटा ऑक्सीडेशन का लोकेशन क्या होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन का लोकेशन क्या होता है, ओमेगा ऑक्सीडेशन का लोकेशन क्या होता है। अच्छा, लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होती है, लिपिड की सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर? देन यहाँ पर ये ओवरव्यू है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और एंड प्रोडक्ट किस तरीके से मिलके बनता है। हम लोगों ने डाइट से क्या कंज्यूम किया, फैटी एसिड लिया। ये फैटी एसिड अगर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, सो कौन सा रिएक्शन होता है, एस्टेरिफिकेशन का, क्योंकि एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलता है, तो सो इसको बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन। लेकिन जब ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये ब्रेक होता है फैटी एसिड में, इसको बोला जाता है लिपोलिसिस। और हमें पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये कहाँ से आती है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से आती है। जब ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होती है तो इसको बोला जाता है लिपोजेनेसिस। और जब फैटी एसिड ब्रेक होता है, फैटी एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, इसको बोला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। क्योंकि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म जो है, हम लोगों ने अभी देखा कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए बीटा ऑक्सीडेशन जो है, और इसका लोकेशन भी हम लोगों ने देखा कहाँ है, और एंड प्रोडक्ट क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी जब फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू,
फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म हुआ बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये कहाँ पर भी काम करता है, TCA साइकिल में भी। और जब फैटी एसिड से मान लो कीटोन बॉडीज बनते हैं तो उसको बोला जाता है कीटोजेनेसिस। सो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में रेगुलेट होते हैं। सो देखो ये RPSC में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय, सो अभी हम लोगों ने देखा बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है फैट कंटेंट ऑफ व्हिपिंग क्रीम रेंज फ्रॉम, कि फैट कंटेंट जो है व्हिपिंग क्रीम का कितना होता है। सो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर फैट कंटेंट लिखा हुआ है, होल मिल्क का होता है 4%, रिड्यूस्ड फैट मिल्क का 2%, नॉन फैट मिल्क का 5%, हाफ एंड हाफ का 12%, लाइट क्रीम का 20% और व्हिपिंग क्रीम का होता है 35%। सो यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम का कितना लिखा हुआ है, अप्रोक्स 30% के नियर बाय होगा। क्लियर है। सो यहाँ पर ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप लोग। और कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करें, सो प्रोटीन की होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट की 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट की होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। और फैट जो होता है ये भी रिच सोर्स होता है किसका, एनर्जी का। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी रिच सोर्स है एनर्जी का, वैसे ही फैट भी रिचेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो हम लोगों ने लिपिड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब डिस्कस कर लिए हैं। So if you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.